Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 9 का पार्ट 3 यानी हेरिटेज मैनेजमेंट को लाइन बाय लाइन समझेंगे। देखिए, ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के मार्क्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी है कि हम अपनी अनमोल धरोहर को, अपनी हेरिटेज को आखिर बचाते कैसे हैं। आपके हाथ में जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है वो भी एक तरह की हेरिटेज है ना? इसके अंदर हमारा पूरा इतिहास, हमारा सारा ज्ञान, सब कुछ बंद है। लेकिन कभी सोचा है आपने, वो जो हम म्यूजियम्स में पुराने फरमान देखते हैं या शाही लेटर्स, उन्हें इतने सालों तक कौन और कैसे संभाल कर रखता है? एक पूरे देश की हेरिटेज को मैनेज करना, ये एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो चलिए इस मैनेजमेंट के पीछे जो साइंस है, जो आर्ट है, उसको अच्छे से समझते हैं। तो ये है हमारा आज का लर्निंग पाथ। हम पार्ट 3 के इन सभी टॉपिक्स को एकदम डिटेल में कवर करेंगे। हम शुरू करेंगे लाइब्रेरी से, फिर आगे बढ़ेंगे आर्काइव्स पर और आखिर में एनसाइक्लोपीडियाज को समझेंगे। अपनी नोटबुक्स रेडी रखिए। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। तो हमारा पहला टॉपिक है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय। ये शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? किताबों से भरी हुई शेल्व्स, राइट? लेकिन ये सिर्फ किताबों का घर नहीं है, ये ज्ञान के मंदिर हैं। दे आर टेम्पल्स ऑफ नॉलेज। सो व्हाट आर लाइब्रेरीज? आपकी पार्ट 3 टेक्स्ट बुक के हिसाब से दे आर स्टोर हाउसेज ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। सिंपल शब्दों में, ज्ञान और जानकारी के भंडार। और इनकी स्टडी को, इस फील्ड को कहते हैं लाइब्रेरी साइंस, जो कि मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑफ कोर्स एजुकेशन से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। लाइब्रेरीज के 4 मेन फंक्शंस होते हैं। नंबर 1, कलेक्टिंग बुक्स, सही किताबों को इकट्ठा करना। नंबर 2, उनका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, यानी उन्हें एक सिस्टम से लगाना, जैसे सब्जेक्ट वाइज या ऑथर वाइज। नंबर 3 है कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, यानी उन्हें खराब होने से बचाना। और 4th, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी ज्ञान को, नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना। जैसा कि आपके पार्ट 3 में लिखा है, आजकल इनमें से ज्यादातर काम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से होते हैं, बट इसको हमेशा याद रखिएगा, और ये आपके एग्जाम के लिए एक 1 मार्क क्वेश्चन भी बन सकता है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे ज़रूरी पहलू है, एक रीडर को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी ज़रूरत की बुक अवेलेबल कराना। टेक्नोलॉजी एक टूल है, पर यह फंडामेंटल गोल हमेशा वही रहता है। चलिए अब हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलते हैं और कुछ अर्लीस्ट लाइब्रेरीज देखते हैं। इस टाइमलाइन पर फोकस कीजिए। 7th सेंचुरी BCE में मेसोपोटामिया में रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अशुरबनिपाल थी। फिर 5th सेंचुरी BCE में हमारे अपने देश में तक्षशिला यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, और 4th सेंचुरी BCE में इजिप्ट की वर्ल्ड फेमस लाइब्रेरी ऑफ एलेक्जेंड्रिया। ये सच में ज्ञान के सागर थे। Now let's talk about a real gem from India, the Saraswati Mahal Granthalaya in Tanjore, Tamil Nadu. बच्चों, पार्ट 3 के इस सेक्शन पर प्लीज पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं, ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, एक धरोहर है। ओके, अब इस लाइब्रेरी की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। ध्यान से सुनना। इसे 16th और 17th सेंचुरी में नायक डायनेस्टी ने बनवाया था। फिर क्या हुआ? 1675 CE में व्यंकोजी राजे भोसले ने थांजवूर जीत लिया और उन्होंने इस लाइब्रेरी को और बड़ा किया, एक्सपैंड किया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, वो था सरफोजी राजे भोसले का, और उनके इसी कंट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए 1918 में इस लाइब्रेरी का नाम उनके नाम पर रखा गया। इन डेट्स को और इन नामों को एग्जाम के लिए जरूर नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इंडिया में और भी कई नोटवर्दी लाइब्रेरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी, जो हमारे देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। फिर दिल्ली में है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, और मुंबई में लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी और डेविड ससून लाइब्रेरी भी है। ये सभी हमारे देश के ज्ञान के स्तंभ हैं, पिलर्स ऑफ नॉलेज। Now, let's move on to our next topic from part 3, archives. हम अक्सर लाइब्रेरी और आर्काइव शब्द एक साथ सुनते हैं, लेकिन इनके बीच एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। आप आर्काइव्स को देश की ऑफिशियल मेमोरी यानी अभिलेखागार समझ सकते हैं। तो लाइब्रेरी और आर्काइव में आखिर फर्क क्या है? देखिए, उनका मैनेजमेंट यकीन है मतलब काफ़ी सिमिलर है, लेकिन उनके गोल्स, उनके मकसद बिल्कुल अलग हैं। एक लाइब्रेरी का मेन फंक्शन है इन्फॉर्मेशन का डिसेमिनेशन, यानी जानकारी को फैलाना। इसके आगे एक आर्काइव का प्राइमरी गोल है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का प्रिजर्वेशन, यानी असली दस्तावेजों को सुरक्षित रखना। सोचो, आर्काइव में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलेगा, लाइब्रेरी में आपको उसकी कॉपी या उसके बारे में एक बुक मिलेगी।
आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही रिलायबल, बहुत विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि ये फर्स्ट हैंड सोर्सेज होते हैं। अब इनके मैनेजमेंट में 3 इंपॉर्टेंट टास्क शामिल हैं। पहला, डॉक्यूमेंट्स को उनकी ओरिजिनल कंडीशन में प्रिजर्व करना। दूसरा, आसान सर्चिंग के लिए इंडेक्सेस तैयार करना। और तीसरा, एक्यूरेट रिट्रीवल सिस्टम्स बनाना ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ने पर जल्दी से मिल सके। इंडिया का पहला ऑफिशियल आर्काइव था इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, जिसे ब्रिटिश राज के दौरान 1891 सीईई में कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया था। फिर इसे 1911 सीईई में दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया और अब ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि 1998 सीई में उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल के.आर. नारायणन ने इसे आम पब्लिक के लिए ओपन किया था। नेशनल आर्काइव्स में 1748 से आगे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी समय के अनुसार प्रिजर्व्ड हैं। और यहाँ रिकॉर्ड सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, बल्कि अरबिक, हिंदी, पर्शियन, संस्कृत, उर्दू और यहाँ तक कि मोदी स्क्रिप्ट में भी हैं, जिसे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन यूज करता था। ये डाइवर्सिटी हमारी रिच हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करती है। अब इतने बड़े कलेक्शन को मैनेज करने के लिए रिकॉर्ड्स को 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एग्जाम के लिए इन कैटेगरीज को याद रखें। नंबर 1, पब्लिक रिकॉर्ड्स जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं। नंबर 2, ओरिएंटल स्टडीज जो ईस्टर्न कल्चर्स पर रिसर्च से रिलेटेड हैं। नंबर 3, मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी पुरानी हाथ से लिखी किताबें। और नंबर 4, प्राइवेट रिकॉर्ड्स जो इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स के पर्सनल पेपर्स हैं। हर स्टेट के अपने इंडिपेंडेंट आर्काइव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स मुंबई, पुणे और दूसरे शहरों में भी हैं। इनमें से पुणे ब्रांच बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि वहाँ मराठा हिस्ट्री से रिलेटेड लगभग 5 करोड़ मोदी स्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं और इस कलेक्शन को पेशवा दफ्तर कहते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेशवा दफ्तर कहाँ स्थित है? पुणे में। चलिए अब पार्ट 3 के अगले हिस्से में चलते हैं, एक ऐसे टॉपिक पर जिसे हम सभी फेमिलियर हैं, एनसाइक्लोपीडियाज यानी विश्वकोश। ये ज्ञान को सिस्टमेटाइज करने का यानी व्यवस्थित करने का एक बेहतरीन जरिया है। तो एनसाइक्लोपीडिया है क्या? आपकी टेक्स्ट बुक इसे डिफाइन करती है एज अ सिस्टमैटिक कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑफ वेरियस टॉपिक्स। सिंपल शब्दों में ये इंफॉर्मेशन का एक अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ कलेक्शन है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मुख्य उद्देश्य अवेलेबल नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना और सबके लिए एक्सेसिबल बनाना है, यानी सब तक पहुंचाना है। लेकिन हमें एनसाइक्लोपीडियाज की जरूरत क्यों है, खासकर आज जब हमारे पास इंटरनेट है, गूगल है, एक क्लिक पर सब कुछ मिल जाता है। तो फिर वाई एनसाइक्लोपीडियाज? चलिए इनके बेनिफिट्स को समझते हैं। देखिए, एनसाइक्लोपीडियाज विशाल ज्ञान को, ए वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज को एक जगह एक्सेसिबल बनाती हैं। ये हमारी क्यूरियोसिटी को, हमारी जिज्ञासा को शांत करती हैं और किसी भी टॉपिक पर फंडामेंटल यानी बुनियादी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। साथ ही ये स्कॉलर्स और रिसर्चर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। आपकी टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही इंसाइटफुल लाइन है बच्चों, एनसाइक्लोपीडियाज एक सोसाइटी की कल्चरल राइपनेस यानी सांस्कृतिक परिपक्वता के इंडिकेटर्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जब एक सोसाइटी इंटेलेक्चुअल तौर पर और कल्चरली डेवलप होती है तभी वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर क्रिएट करती है। एक सोसाइटी की इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी उसके एनसाइक्लोपीडियाज की क्वालिटी से रिफ्लेक्ट होती है। एक अच्छी एनसाइक्लोपीडिया बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए कई क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं, जैसे एक्यूरेसी यानी सटीकता, इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। मेटिकुलसनेस यानी हर डिटेल पर बहुत बारीकी से काम करना। ऑब्जेक्टिविटी यानी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर फैक्ट्स को प्रेजेंट करना। एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट ताकि पढ़ने में आसानी हो। और अपडेटेड इंफॉर्मेशन, इसीलिए इनके रिवाइज्ड एडिशंस पब्लिश करना जरूरी होता है। एनसाइक्लोपीडिया में इंफॉर्मेशन को अरेंज करने के 2 मेन तरीके होते हैं, या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या फिर टॉपिक के ऑर्डर के अनुसार। दोनों मेथड्स का मकसद एक ही है, रीडर के लिए इंफॉर्मेशन को आसानी से एक्सेसिबल बनाना। और इस काम के लिए बुक के एंड में दिया गया इंडेक्स भी एक बहुत ही सुविधाजनक, एक कन्वीनियंट टूल होता है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज, जैसा कि आपके पार्ट 3 में मेंशन किया गया है। ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस सेक्शन से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के अनुसार एनसाइक्लोपीडियाज को हम मोटे तौर पर अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए हर एक को देखते हैं और हम उससे शुरू करते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। पहला टाइप है डिक्शनरीज यानी शब्दकोश। ये एक लैंग्वेज के वर्ड्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, आमतौर पर अल्फाबेटिकल, अरेंज करती हैं।
और ये हमें वर्ड्स के मीनिंग्स बताती हैं, उनके सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची बताती हैं, और उनकी एटिमोलॉजी बताती हैं। एटिमोलॉजी का मतलब है उस शब्द का ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति। फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन शब्द ग्रीक टेले यानी दूर और फोन यानी आवाज से बना है। डिक्शनरीज के भी कई टाइप्स होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरीज एक लैंग्वेज के लगभग सभी वर्ड्स को शामिल करती हैं। फिर होती हैं डिक्शनरीज ऑफ टर्मिनोलॉजी, जो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे मेडिकल या लीगल के टर्म्स पर फोकस करती हैं। एटिमोलॉजिकल डिक्शनरीज वर्ड्स के ओरिजिन को डिटेल में एक्सप्लेन करती हैं। थिसॉरस आपको सिनोनिम्स बताता है, और ईडियम्स और प्रोवर्ब्स यानी मुहावरे और कहावतों की डिक्शनरीज भी होती हैं। चलिए अब पार्ट 3 में मेंशन किए गए बाकी टाइप्स को देखते हैं। ये वो हैं जिन्हें हम आमतौर पर सही इंसाइक्लोपीडियाज मानते हैं। सेकेंड टाइप है कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश। इसके भी दो प्रकार है। टाइप ए वो है जिसमें सभी सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, एवरीथिंग अंडर द सन, जैसे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। और टाइप बी वो है जो सिर्फ एक चुने हुए सब्जेक्ट पर कॉम्प्रिहेंसिव यानी पूरी इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय संस्कृति कोश, जो सिर्फ इंडियन कल्चर पर ही फोकस्ड है। थर्ड टाइप है एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर या कोश सदृश। सदृश का मतलब होता है जैसा, तो ये लिटरेचर एनसाइक्लोपीडिया जैसा है। इसमें एक या एक से ज्यादा पहले से तय किए गए सब्जेक्ट्स पर स्कॉलरली आर्टिकल्स होते हैं। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं महाराष्ट्र जीवन या फिर हर साल आने वाला मनोरमा ईयरबुक। और फोर्थ और फाइनल टाइप है इंडेक्सेस यानी अनुक्रमणिका। अब भले ये एक पूरी एनसाइक्लोपीडिया ना लगे, लेकिन एक इंडेक्स भी इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिकली अरेंज करता है। ये आमतौर पर बुक के एंड में होता है और इंडिविजुअल्स, सब्जेक्ट्स, प्लेसेस और कीवर्ड्स की एक अल्फाबेटिकल लिस्ट उनके पेज नंबर्स के साथ देता है, जिससे बुक में रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का जो हमने इस चैप्टर के पार्ट 3 से लाइब्रेरीज, आर्काइव्स और एनसाइक्लोपीडियाज के बारे में सीखे हैं। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए परफेक्ट है। इसको ध्यान से देखिए। लाइब्रेरी का कीवर्ड क्या है? डिसेमिनेशन। आर्काइव के लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या हैं? प्रेजर्वेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और एनसाइक्लोपीडिया के लिए सिस्टमैटिक कंपाइलेशन। इन कीवर्ड्स और एग्जाम्पल्स को याद रखने से आपको एग्जाम में फुल मार्क आंसर्स लिखने में बहुत मदद मिलेगी। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, ज्ञान एक शक्ति है, नॉलेज इज पावर। पर उस ज्ञान को मैनेज कैसे करना है, ये जानना एक सुपर पावर है। इस चैप्टर ने हमें ज्ञान को प्रिजर्व करने, ऑर्गेनाइज करने और सबके लिए एक्सेसिबल बनाने की इंपॉर्टेंस सिखाई है। पढ़ते रहिए और अपनी धरोहर की हमेशा कदर कीजिए। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.